जैसा मैंने कहा 1939 अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के पहले जब हम मानव विकास की यात्रा का अध्ययन करते हैं तो उसमें राजनीतिक पहलू बहुत कम सुनने को आता है, पढ़ने को आता है। वह एक तरीके से नगण्य रहा। किंतु 1939-45 के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। विश्व ही बदल जाता है। विश्व का बदलना अपने साथ बहुत सारे परिवर्तन लाता है। 1945 का विश्व जो था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का विश्व, उसने पूरे दुनिया का नक्शा बदल दिया। चाहे वो भौगोलिक नक्शे की बात करें, चाहे मानसिक नक्शे की बात करें, सोच की बात करें, सब कुछ बदल गया। और ऐसी स्थिति में विकास कैसे अछूता रहता। 1945 के बाद आपने अध्ययन किया होगा कि मात्र भारत ही स्वतंत्र नहीं हुआ। भारत के साथ साथ एशिया के बहुत सारे अन्य देश, अफ्रीका के बहुत सारे अन्य देश भी स्वतंत्र हुए, जिनकी संख्या सैकड़ों थी। परिणाम क्या होता है कि 1945 का विश्व साम्राज्यवाद का खात्मा देखता है और उपनिवेश का भी खात्मा देखता है। यदि उपनिवेश समाप्त हुए तो निश्चित रूप से उसकी चोट साम्राज्यवाद पर ही तो पड़ेगी। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का खात्मा पहली बात, बहुत सारे देशों की स्वतंत्रता दूसरी बात, बहुत सारे नए राज्यों की स्थापना, चाहे वो एशिया, अफ्रीका या लैटिन अमेरिका की बात करें, जो बड़े बड़े विशाल क्षेत्र हैं, उनकी स्वतंत्रता तीसरी बात। और इन सब के परिणाम स्वरूप, इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की चक्की में जो ये छोटे छोटे देश पिस रहे थे, शोषित हो रहे थे, जिनका शोषण किया जा रहा था, संसाधनों का जहां दोहन किया जा रहा था, अपने देश के विकास के लिए इनकी शोषण की समाप्ति होती है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, मील का पत्थर है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की समाप्ति के साथ शोषण, दोहन, ये भावना जो थी वह भी समाप्त हो चलती है और उसके बदले इन देशों में विकास की सोच सामने आती है। जब ये नए राज्य सामने आते हैं जिनका कई सौ वर्षों तक दोहन और शोषण हुआ और ये स्वतंत्र होते हैं, अब अपने बल पे जब खड़े होते हैं तो पाते हैं अपने को लाचार, अपने को पाते हैं भूखमरी, गरीबी और अन्य सभी तरह की राजनीतिक समस्याओं से उलझे हुए देश। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं इन देशों में मुंह बाए खड़ी हो गई। स्वतंत्रता तो मिली, पर स्वतंत्रता के लिए जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत बड़ी थी। इनके सामने सब समस्याएं खड़ी हो गई, विकास की समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि उन्होंने देखा था कि साम्राज्यवादी ताकतों ने हमारा दोहन करके अपना विकास किया। हम तो खुद ही इतने गरीब हैं कि अब दोहन किसका करें, दोहन की क्षमता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या हमारा विकास नहीं होगा? क्या हम विकास नहीं कर पाएंगे? या ऐसी स्थिति रहते हुए भी विकास की गुंजाइश है, और यदि है तो किस तरीके से हम अपने को विकसित करें? इस पर सोच शुरू हुई, इस पर विचार मंथन शुरू हुआ। इनके विकास की समस्या को लेकर पश्चिमी जगत के विद्वान, विचारक, राजनीति शास्त्री
इन लोगों के सामने नए नए विचार आने लगे, नए नए आयाम, राजनीतिक विकास के नए नए आयाम खुलने लगे। उदाहरण के लिए विकास क्या है, इस पर एक नई सोच शुरू हुई। क्या विकास वही है जो अभी तक साम्राज्यवादी देशों में होता जा रहा था, होता आ रहा था? अर्थात क्या विकास वही है जो कुछ अन्य देशों की कीमत पर हम लोग कर रहे थे? हम लोग से मेरा तात्पर्य स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड आदि देश। क्या वही विकास है? तो विकास क्या है, इस पर सोच शुरू होती। इसका स्वरूप क्या होगा, किस ढंग के विकास की बात होगी? इन सब प्रश्नों पर विचारकों, विद्वानों ने अपने अपने विचार रखने शुरू हुए। एक बहुत गहन, बहुत बड़े स्केल पर विचार मंथन शुरू होता है और लोग विचार रखने लगते हैं, सोचने लगते हैं। इन विद्वानों और विचारकों में यदि हम बात करें तो कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने विकास की बदलती हुई परिभाषा और विकास के नए नए मॉडल को लेकर बहुत गहन चर्चा और अध्ययन की। इसमें लुसियन पाई, एमंड एंड पावेल, केनेथ ऑर्गेंस्की, जॉन एच कॉट्स्की, रोनाल्ड पिनॉक, फ्रेड डब्ल्यू रिग्स, सैमुअल हटिंगटन और न जाने ऐसे कितने नाम। पर ये वो नाम हैं जिन्होंने वास्तव में विकास को नए तरीके से परिभाषित किया, विकास को नए तरीके से देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। ये सब चिंतन के बाद विकास के क्या मायने, विकास के क्या अर्थ हैं, विकास के अर्थ की यदि हम बात करें कि ये सब चिंतन के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, तो डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। तो अभी तक तो ऐसा माना जाता था कि विकास मतलब परिवर्तन, और परिवर्तन हमेशा बेहतर के लिए होता है, ऐसा माना जाता था। विकास का परिवर्तन, विकास बराबर परिवर्तन। समय, परिस्थितियां, क्षेत्रीय ज़रूरतें, इन सब के अनुसार समाज में परिवर्तन होते रहते हैं और यही परिवर्तन विकास है। समाज में होने वाले यही बदलाव हमें विकास की तरफ ले जाते हैं। तो बदलाव, विकास का गहन संबंध है बदलाव से, गहन संबंध है परिवर्तन से। परिवर्तन और बदलाव हमें विकास की ओर ले जाएंगे, ऐसा माना जाता है। समाज में जब भी कोई बदलाव आता है तो वो बदलाव जो है वो किसी न किसी नई उपलब्धि को साथ लेके आता है, कुछ न कुछ नया लेके आता है, और ये नया ही तो विकास है। तो आपको ये समझना होगा कि समाज में जब भी कोई बदलाव हो तो वो किसी न किसी प्रकार की नई उपलब्धि को लाता है, और यही उपलब्धि आगे हमें ले जाती है। समाज में कभी राजनीतिक परिवर्तन आएगा, कभी सामाजिक परिवर्तन आएगा, कभी आर्थिक परिवर्तन आएगा। परिवर्तन जो भी हो, ये परिवर्तन अपने तरीके से कुछ न कुछ उपलब्धियां छोड़ जाते हैं। समाज में होने वाले इन परिवर्तनों का नाम ही हम विकास कहते हैं। इन उपलब्धियों को ही हम विकास कहेंगे। देखा जाए तो विकास शब्द जो है वो अपने आप में बहुत जटिल है। हाँ, विकास की हम दो तरीके से उनके अर्थ को समझ सकते हैं। एक होगा संकीर्ण अर्थ और एक होगा व्यापक अर्थ। संकीर्ण अर्थ और व्यापक अर्थ। पर ये पहले समझ लें कि विकास शब्द बहुत जटिल है, क्योंकि इसमें उन्नति भी आती है,
इसमें प्रगति भी शामिल है, इसमें कल्याण भी शामिल है। इसके अलावा इसमें सकारात्मक सोच ही नहीं, सकारात्मक सोच, और साथ ही अच्छे जीवन की इच्छा, ये भी शामिल है। यानी विकास इसीलिए जटिल शब्द कहा है, क्योंकि इसमें सब कुछ शामिल है। बेहतरी के लिए जो भी हो सकता है वह विकास में शामिल है, और उस बेहतरी की प्रक्रिया में सकारात्मक सोच होना जरूरी है, अच्छे जीवन की इच्छा होना जरूरी है। तो आप समझ सकते हैं कि विकास इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स वर्ड, डेवलपमेंट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स वर्ड। कई बार, बल्कि अधिकतर, जैसा मैंने शुरू में कहा, खासकर 1945 से पूर्व विकास का अर्थ सामान्यतः आर्थिक विकास से लगाया जाता है। जब भी हम विकास की बात करेंगे, इस परिवार का विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, तो हम तुरंत उसके जीडीपी की बात करते हैं। परिवार का विकास हो रहा है अर्थात मान के चलते हैं उनकी आर्थिक आय में वृद्धि हुई है, शायद कुछ प्रॉपर्टी बनाई होगी, कुछ संपत्ति बनाई होगी, आदि आदि। तो विकास का अर्थ आर्थिक मायने में अधिकतर लिया गया, और या फिर आधुनिकीकरण जैसे अर्थ में लिया गया कि विकास मतलब आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। देखिए, मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में अंतर है। पाश्चात्यकरण और आधुनिकीकरण ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसको आपको स्पष्ट समझना होगा, जो किसी अन्य अध्याय में इसको हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल आप समझ जाएं कि आप जो श्रोता हैं अभी, ये वेस्टर्न अपने विचार में पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं या आधुनिक सभ्यता को अपना रहे हैं, इसमें अंतर करना सीखें। यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो आधुनिकीकरण की बात कर रहा हूँ। विकास माने हम आधुनिक हो गए, विकास माने हमारे आर्थिक प्रगति हो रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, आदि आदि। ये तो बड़े संकीर्ण अर्थ हैं। जैसा मैंने कहा कि विकास के अर्थ दो तरीके से हम ले सकते हैं, संकीर्ण और व्यापक। संकीर्ण अर्थ में ऐसे ही विकास की हम बात करें संकीर्ण अर्थ में, तो बांधों का निर्माण, सड़क निर्माण, अस्पतालों का निर्माण, स्कूलों का निर्माण, बेरोजगारी समाप्त करना, रोजगार देना, गरीबी उन्मूलन आदि, ये सब जो हैं ये विकास के संकीर्ण अर्थ के दायरे में आता है। ये विकास नहीं है अपने तय, पूर्ण विकास नहीं है। विकास तो है पर पूर्ण विकास नहीं है। विकास का मात्र एक पहलू है। और इसे हम संकीर्ण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके बनाने से, इनके निर्माण से पूरे समाज का फायदा नहीं होता, पूरे समाज का विकास नहीं होता, बल्कि उन योजनाओं से जुड़े हुए लोगों का विकास होता है। इसलिए ऐसा विकास संकीर्ण विकास है, जिसमें समाज के एक हिस्से का, समाज के कुछ खास तबके का ही उद्धार हो, विकास हो। ऐसा विकास संकीर्ण है, क्योंकि वो समग्र विकास नहीं है, होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं है। आधुनिकीकरण सभी का हो तब तो ठीक है, बांधों के निर्माण से सभी का फायदा हो रहा हो तब तो ठीक है। लेकिन बांध का निर्माण होता है तो उस क्षेत्र के में रहने वाले, बांध के दायरे में आने वाले लोगों का विकास होता है, पर बाकी लोग उससे अछूते रह जाते हैं। तो इसीलिए ऐसी परिभाषा एक संकीर्ण परिभाषा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आज का जो भौतिकवादी युग है, आज के भौतिकवादी युग में व्यक्ति या समाज के विकास का अर्थ आर्थिक विकास से लिया जाता है। जो शुरू में ही हमने कहा, समाज का विकास हो रहा है या व्यक्ति का विकास हो रहा है, अर्थात आर्थिक विकास हो रहा है।
और ये आर्थिक विकास का संबंध भौतिकवादी सोच से है। भौतिकवादी सोच अर्थात इस धरती पर सुख सुविधाओं की सोच से है उसका संबंध। इस धरती पर यहाँ के बाद क्या, इसकी सोच विकास की वर्तमान परिभाषा में निहित नहीं है। इसलिए मैं ये वाक्य पुनः दोहरा दूं कि वर्तमान भौतिकवादी युग में समाज के विकास का अर्थ आर्थिक विकास। भौतिकवाद के आधार पर विश्व में दो तरह की विचारधाराएं हैं। भौतिकवादी विचारधारा, जैसे मैंने कहा, वह विचारधारा जिसका संबंध शारीरिक सुख से है। इस धरती में मिलने वाले सुख, इस जन्म में हमें जो सुविधाएं मिल रही हूँ उससे जिसका संबंध है। तो ये जो भौतिकवादी विचारधारा को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक कहलाती है पूंजीवादी विचारधारा और दूसरी कहलाती है साम्यवादी विचारधारा। विश्व में मूलतः ये दो विचारधाराएं सबसे ज़्यादा प्रचलित रहीं, वे खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा। सोवियत संघ का अध्ययन करते समय, सोवियत संघ के विघटन का अध्ययन करते समय हमने देखा है कि सोवियत संघ अपने अंतर्विरोध के कारण टूटा। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ, सोवियत संघ जो टूटा 1990 में, उसका कारण था उसकी विचारधारा के अंदर निहित अंतर्विरोध। सोवियत संघ के विघटन से साफ हो चुका है कि ये वाली जो विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा, वो अपने ही बोझ से टूटते जा रही है। आज साम्यवादी विचारधारा की बात करें तो साम्यवादी विचारधारा अब मात्र कुछ ही देशों में सीमित रह गई है, जिसमें मूल रूप से चीन है, उत्तरी वियतनाम है, उत्तरी कोरिया है और कुछ और देश जहां पर साम्यवाद है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं थोड़ा सा साम्यवाद के बारे में आपको चार बातें और बता दूं कि साम्यवाद है क्या, क्योंकि आपको अंतर समझना होगा साम्यवाद बनाम पूंजीवाद में। साम्यवाद अर्थात ऐसी विचारधारा जिसमें सभी तरह का नियंत्रण सरकार का हो, व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं पर नियंत्रण सरकार का हो, खासकर आर्थिक पहलुओं पर। जैसा मैंने शुरू में कहा कि भौतिकवादी आधार पर ये दो विचारधाराएं हैं। आर्थिक सुख संपन्नता से लेकर से जुड़ी हुई हैं ये विचारधाराएं। तो जहाँ तक आर्थिक सुख संपन्नता की बात करते हैं तो साम्यवादी विचारधारा में आर्थिक पहलू पर सरकार का पूरा नियंत्रण रहता है। और इससे मेरा तात्पर्य है लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। इन चार तत्वों पर, जो उत्पादन के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं, उन पर सरकार का नियंत्रण रहता है। उसे कहते हैं साम्यवादी विचारधारा। और इसका गहराई से अध्ययन करने की जरूरत यदि आपको है तो आप सोवियत संघ से जुड़े हुए अन्य अध्यायों को इतिहास में और राजनीति विज्ञान में भी पूर्व में किए गए कुछ अध्यायों में आप पढ़ सकते हैं। इनका विस्तार से आप लोगों को इसके बारे में समझाया गया है। फिलहाल आप ये जानें कि साम्यवादी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था जिसमें समस्त आर्थिक पहलुओं पर सरकार का नियंत्रण है। दुर्भाग्य से, जैसा मैंने कहा, ये ऐसी व्यवस्था निकली जो अंतर्विरोध के कारण टूटते जा रही थी। ऐसी व्यवस्था निकली जो अपने ही बोझ के तले दबे जा रही थी। और
आज की तारीख में यदि हम बात करें तो मात्र 3-4 देशों को छोड़कर, और सोवियत रूस भी साम्यवादी व्यवस्था वाला देश है, लेकिन धीरे धीरे हम पाते हैं कि ये समाप्त प्राय है, समाप्ति के कगार पर है। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें पूंजीवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा भी, यद्यपि आज विश्व में सबसे ज़्यादा देशों में यही विचारधारा है, पर ये अपनी गलत धारणाओं के कारण वह भी अपने ही बोझ से दब रही है। जैसी साम्यवादी विचारधारा मनुष्य को केवल एक भौतिक वस्तु ही माना गया है पूंजीवादी विचारधारा में। यदि साम्यवादी विचारधारा क्या है मैंने बताया, तो पूंजीवादी विचारधारा भी क्या है थोड़ा सा इसको जान लें। पूंजीवादी विचारधारा अर्थात एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था, एक ऐसी भौतिकवादी विचारधारा जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, ये चारों जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं, उत्पादन के कारक, ये चारों बिल्कुल निजी हाथों में रहते हैं। सरकार का आर्थिक मामलों में कोई लेन देन नहीं, सरकार का आर्थिक विकास को लेकर सरकार का कोई दखल नहीं, अर्थात निजी हाथों को पूरी स्वतंत्रता है अपने आर्थिक विकास की। ये कहलाता है पूंजीवाद। साम्यवाद में व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है, सरकार का पूरा नियंत्रण रहता है। पूंजीवाद में व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता पूर्ण रूपेण मिली हुई है, जितना कमाना है, जैसे कमाना हो, आदि आदि सब पूरी तरह स्वतंत्र है। लेकिन ये व्यवस्था यद्यपि सबसे ज़्यादा विश्व में प्रचलित हुई, लेकिन अब यहाँ पर भी बहुत सारी खामियां देखी जा रही हैं। और इस खामी का कारण ये है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति को भी एक भौतिक वस्तु मान लिया गया। जैसे ये कुर्सी है, टेबल है, कंप्यूटर है, आपका स्क्रीन है, ये सब भौतिक वस्तुएं हैं। मनुष्य को भी एक भौतिक वस्तु के रूप में देखा गया पूंजीवादी व्यवस्था में, और ये बहुत बड़ी भूल थी। आज का जो मनुष्य है वो केवल भौतिक प्राणी नहीं है। इन सब वस्तुओं से हटकर मनुष्य में दिमाग है, मानस है, मन है। वो उसको अन्य भौतिक वस्तुओं से बिल्कुल अलग करता है। उसमें मन है, उसमें बुद्धि है, और उसमें आत्मा है, वह सजीव है, आत्मा है, सोच है उसमें, जिसके कारण वो इन भौतिक सुखों के अलावा, चाहे वो पूंजीवाद से आने वाला सुख हो, चाहे वो साम्यवाद से जुड़ा हुआ सुख हो, चूँकि मानव भौतिक वस्तु नहीं है, उससे कुछ हटकर है, वह कुछ और भी सोचता है। और वो कुछ और सोच क्या है? उच्च आदर्श। वो उन आदर्शों को प्राप्त करना चाहता है। वो केवल सर्व सुविधा संपन्न घर, सारी सुविधाएं उसके लिए पर्याप्त नहीं है। मैंने जैसा पूर्व में आपको बताया कि दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर लोगों में जिन लोगों के नाम लिए जाते हैं, चाहे वो वॉरेन बफेट हों, चाहे बिल गेट्स हों, चाहे सुंदर पिचई हों, या अन्य बड़े बड़े नाम, चाहे एलॉन मस्क हों, ये सब लोगों की आप बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इतना अपार संपत्ति होते हुए भी, विश्व के 10-15 सबसे धनाढ़ लोगों में रहते हुए भी, ये लोग कुछ और पाने की इच्छा रखते थे, क्योंकि इन्हें इसमें सुख नहीं मिल रहा। और वो सुख जिसकी इच्छा वो रखते हैं, वो उसे ही हम उच्च आदर्श कहते हैं। उस सुख को हम आध्यात्मिक सुख कहते हैं। क्या कहते हैं? आध्यात्मिक सुख। भौतिक सुख मानव को संतुष्ट नहीं कर सकता। आदिकाल से जो हम संत, चाहे वो हम महावीर, स्वामी की बात करें, या गौतम बुद्ध और जितने भी संत हुए, ये सब सांसारिक सुखों से लबरेज थे। सब उस क्षत्रिय परिवारों से आए थे जिनके पास बड़े महल थे,
सर्व सुविधा संपन्न माहौल था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने उन सुविधाओं को त्यागा और जंगल की ओर गए। वर्तमान में चाहे वो बिल गेट्स हो या वॉरेन बफेट हो या सुंदर पिचाई, ये लोग जंगल की ओर तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आत्म शांति की खोज में लगे हुए हैं। वे अभी भी महसूस करते हैं कि इतना सब होने के बाद, सर्व सुख सुविधा संपन्न होने के बाद भी कुछ तो कमी है, और वह कुछ तो कमी से तात्पर्य है आध्यात्मिक सुख। आध्यात्मिक सुख, भौतिक सुख बनाम आध्यात्मिक सुख, आदमी उसको पाना चाहता है, और उसको पाने के पीछे तात्पर्य यह है कि वह भौतिक विकास से आगे बढ़कर आध्यात्मिक विकास की बात करता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि 1939-45 के बाद विकास की परिभाषा में वो बदलाव, हजारों वर्षों की गुलामी, विदेशी आक्रमण, साम्राज्यवादी प्रभाव के कारण लंबे समय तक भारत में जो उसका असर हुआ, उसका एक परिणाम तो ये हुआ कि जो आध्यात्मवादी देश था भारत, वह कुछ भौतिकवाद हो चला, सांसारिक सुख की ओर उसका ज़्यादा झुकाव हो गया, और विश्व भी बदल रहा था। इस बदलते विश्व में जहां भौतिक सुख की ज़्यादा बात हो रही थी, आर्थिक विकास की ज़्यादा बात हो रही थी, भारत कैसे उससे अछूता रहता। उसने भी आर्थिक सुख, आर्थिक संपन्नता को एक बहुत महत्वपूर्ण पैमाना विकास का माना, विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण पैमाना मान लिया। तो कहने का तात्पर्य ये कि भारत में भी भौतिक सुख बनाम आध्यात्मिक सुख में भौतिक सुख की ओर जो झुकाव आया, उनके कारणों में पहला कारण तो था बड़े लंबे काल तक जो हमें गुलामी देखनी पड़ी, बड़े लंबे काल तक जो हम कहना चाहिए साम्राज्यवादी प्रभाव में रहे, बहुत लंबे काल तक हमने जो विदेशी आक्रमण एक के बाद एक देखे, और उसके बाद पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव, इसने हमें अपने साम्यवादी, अपने जो आध्यात्मवाद से थोड़ा दूर कर दिया, और हम भी भौतिकवादी सुख की ओर बढ़ चले। भारत में भी अब भौतिकवादी धारणा को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, और इसमें ये तथ्य है, हम भारत के लोग भी आज जब विकास की बात करते हैं तो आर्थिक विकास की बात करते हैं, और आर्थिक विकास अर्थात भौतिक सुखों की बात करते हैं। इसीलिए जब हम भारतीय विकास के मॉडल का अध्ययन करते हैं तो हम वही भौतिक मॉडल की ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम आध्यात्मिक पहलुओं का भी अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ हम आध्यात्मिक पहलुओं का अध्ययन करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझने की बात कि भारत ने अपने विकास के मार्ग में मात्र केवल पूंजीवाद नहीं रखा, मात्र केवल साम्यवाद को ही नहीं सोचा, बल्कि एक अपनी विचारधारा जिसमें आध्यात्मवाद का भी पुट है, आध्यात्मवाद का भी प्रभाव है, ऐसी विचारधारा रखें। औद्योगिकरण के क्या परिणाम हैं या उसके क्या पहलू हैं, यदि इसको हम संक्षिप्त में बोलें तो औद्योगिकरण के पहले मायने हैं बड़े बांधों का निर्माण, जिसमें विकास की वो कीमत हमको चुकानी पड़ी जो
डिस्प्रपोर्शनेट थी। औद्योगिकरण के परिणाम से बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित होना पड़ा, लोगों को पलायन करना पड़ा। और इस पलायन विस्थापन के क्या परिणाम हुए, इसको यदि हम संक्षिप्त में बोलें तो पहला, संस्कृति का विनाश। जो जातियां, जनजातियां उन गांवों में रहती थी, उन क्षेत्रों में रहती थी, उनकी अपनी संस्कृति थी, उसका विनाश हुआ। दूसरा, उनका जो अपना परंपरागत कौशल था, और कौशल के मायने क्या है, स्किल, जिसमें उनको दक्षता हासिल थी, वह दक्षता भी अब समाप्त प्राय हो चली। तीसरा परिणाम, जो औद्योगिकरण या बड़े बड़े विकास के नाम पर जो बड़े बड़े कार्य हुए उसमें हुआ, वह था इन जातियों का, जनजातियों का अपनी आजीविका का जरिया खोना। जिन जंगलों में हजारों वर्षों से रह रहे थे, आखिर वहीं से तो वो भोजन, पानी, जड़, कंद मूल आदि पाते थे, अब उसे खोना पड़ा। परिणाम क्या हुआ? इन सब के परिणाम स्वरूप ये लोग दरिद्रता की कगार पर चले गए और अंततः जीवन से संघर्ष करने लगे। निष्कर्ष ये कि औद्योगिकरण ने निम्न तबके के लोगों को, जंगलों में, वनों में रहने वाले लोगों को एक संघर्ष में जीवन की ओर लाके खड़ा कर दिया। हम जो कहना चाह रहे हैं, जो बात यहाँ कही जा रही है, वो ये है कि विकास के हम अर्थ को दो भागों में बदल सकते हैं। एक संकीर्ण अर्थ और दूसरा व्यापक अर्थ। संकीर्ण अर्थ संक्षिप्त में आर्थिक विकास की दर में वृद्धि, दूसरा समाज का आधुनिकीकरण, तीसरा पूर्व निर्धारित लक्ष्य, जैसे मैंने बताया बांध, अस्पताल, सड़क, उद्योग, इन परियोजनाओं का पूरा करना। ये हो गया आपके विकास का संकीर्ण अर्थ, जिन्हें आंकड़ों में देखा जा सकता है, जिन्हें आंकड़ों में तौला जा सकता है। तो वहीं विकास के व्यापक अर्थ में हम ये चार पहलुओं को रखें कि विकास के व्यापक अर्थ में उन्नति, प्रगति, कल्याण और बेहतर जीवन की अभिलाषा। दूसरा, लोगों की केवल जीवन शैली ही नहीं बल्कि सकारात्मक नज़रिए का विकास। जीवन शैली ही नहीं, सकारात्मक नज़रिए का विकास, पॉजिटिव थिंकिंग, उसका विकास, सोच का विकास। केवल आर्थिक सुखों का नहीं, सोच में अपने विकास पर भी बल देते हैं विकास के वर्तमान मॉडल में। तीसरा जो व्यापक अर्थ है विकास का, उसमें समाहित है समाज के विकास के बारे में अपनी समझ द्वारा ये स्पष्ट करना कि समाज के लिए समस्त रूप से उनकी दृष्टि क्या है, समाज के लिए उनकी दृष्टि क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। What do they think about society as a whole? और आखिरी जो व्यापक अर्थ में हम देख सकते हैं विकास के मीनिंग को, वह है ऐसी दृष्टि को प्राप्त करने का तरीका जिसमें हम समाज का होलिस्टिक विकास देखेंगे, जिसमें हम समाज का समग्र विकास देखेंगे। इस समग्र विकास को पाने के बेहतर तरीके क्या हो सकते हैं? अभी जो तरीके हैं वो तो हैं, उसकी अपनी खामियां हैं, उसकी अपनी समस्याएं हैं। तो अब वैकल्पिक तरीका क्या हो सकता है? ये है विकास का अर्थ, व्यापक अर्थ।